हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। लास्ट 2 वीडियोस में हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन की 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखा और आज के वीडियो में हम आखिरी 2 प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक एक्सपेरिमेंट है जो कि कोलॉइड के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज का होना कंफर्म करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरह से है जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे हम एक ट्यूब लेते हैं, एक यू शेप का ट्यूब लेते हैं जिसके एंड पे हम प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स रखते हैं। यहाँ पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स, और ये ट्यूब को हम कोलॉइडल सॉल्यूशन से फिल कर देते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स है वो या तो कैथोड की ओर मूव करेंगे या एनोड की ओर मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पे ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया है, अगर उसके पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पार्टिकल्स कैथोड की ओर मूव करेंगे। ध्यान दो इधर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैथोड की ओर मूव करेंगे, कोलॉइड के पार्टिकल्स कैथोड की ओर मूव करेंगे। और अगर कोलॉइड्स के पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की ओर मूव करेंगे। और यही मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स under an applied electric potential is called electrophoresis। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन है, इसको याद कर लो। द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा स्टूडेंट्स, मान लो कुछ करके हम अगर ये पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक दें, मान लो हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ये ट्यूब के कहीं पे बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, तो वो केस में पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं करेंगे। क्योंकि आप जानते हो पार्टिकल्स के जो साइज़ है, कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स के जो साइज़ है वो इतने बड़े हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो पाएंगे। तो वो केस में डिस्पर्जन मीडियम जो है वो इलेक्ट्रोड्स की ओर मूव करेगा, और उस केस में ये प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। पर अगर हम कोलॉइड्स के पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक दें, वो केस में डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो उस प्रोसेस को कहेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन की आखिरी प्रॉपर्टी है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन। मतलब कि अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं कोएगुलेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कोएगुलेशन और पेप्टाइजेशन को मिक्स कर देते हैं। कई बार हमने देखा है एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म को इंटरचेंज कर देते हैं। याद रखो, पेप्टाइजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेट को कोलॉइड्स में कन्वर्ट करना इज नोन एज पेप्टाइजेशन। और कोएगुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोलॉइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट इज नोन एज कोएगुलेशन। इसको एक तरीके से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को डीस्टेबिलाइज करना भी कहते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन को डीस्टेबिलाइज करना मतलब कि कोएगुलेशन या उसको प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन के वक्त हमने देखा था कि लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलॉइड्स।
मतलब कि लायोफिलिक कोलॉइड्स को कोएगुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है एज कंपेयर टू लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स को कैसे कोएगुलेट करते हैं ये हम अब देखेंगे। स्टूडेंट्स ये याद रखो, लायोफोबिक कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी का मेन रीज़न है प्रेजेंस ऑफ चार्ज। कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पर अगर हम ये चार्ज को रिमूव कर दें तो पार्टिकल्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, तो वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एग्रीगेट होंगे और इस तरीके से वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये चार्ज को रिमूव कैसे करते हैं वो हम अब देखेंगे। सबसे पहला मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्टूडेंट्स यही वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं। तो सारे पार्टिकल्स अगर एक ही इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पे वो अपना चार्ज खो देंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन हो जाएगा। लायोफोबिक सोल्स को कोएगुलेट करने के लिए सेकंड मेथड है बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल्स। मान लो हमारे पास दो अलग अलग कोलॉइडल सॉल्यूशन है या कोलॉइडल सोल्स है, अपोजिटली चार्ज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर हम इन दोनों सोल्स को इक्वल अमाउंट लेके अगर मिक्स कर देते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और उसका कोएगुलेशन हो जाएगा। इसको म्यूचुअल कोएगुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सोल। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड पॉजिटिवली चार्ज सोल है और हम लेते हैं आर्सेनियस सल्फाइड। आर्सेनियस सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज सोल है। तो अगर हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और आर्सेनियस सल्फाइड के सोल को हम मिक्स कर दें इक्वल अमाउंट में तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कोएगुलेट हो जाएंगे। इसको कहते हैं म्यूचुअल कोएगुलेशन। थर्ड मेथड इज बाय बॉइलिंग। स्टूडेंट्स अगर हम कोई भी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, आयंस है, दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। ये आप जानते हो। तो इसी तरह जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है, चाहे वो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल हो या डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हो, इनके भी मूवमेंट की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। अब याद करो, कोलॉइड के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कहाँ से आए? ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। याद है ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ ली है। तो जब कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के मूवमेंट बढ़ जाता है तो उनके बीच में कोलिजन्स भी बढ़ जाते हैं। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो कोलिजन है ये काफ़ी बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो चार्ज एड्सॉर्ब हुए हैं, जो आयंस एड्सॉर्ब हुए हैं कोलॉइड्स के पार्टिकल के ऊपर, ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो धीरे धीरे ये चार्ज जो है वो निकल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और इस वजह से कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज की वजह से वो रिपेल करते थे एक दूसरे से। यहाँ पे चार्ज कम हो गया, कोलिजन की वजह से जो एड्सॉर्ब थे आयन वो रिमूव होने लगे धीरे धीरे, तो चार्ज कम हो गया। इस वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और अल्टीमेटली कोएगुलेशन हो जाता है। तो बॉइलिंग से भी कोएगुलेशन हो जाता है। फोर्थ मेथड इज बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। स्टूडेंट हमने प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के जो मेथड्स थे उसमें दो मेथड देखा था। एक था डायलिसिस, सिंपल डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब याद करो, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में हमने क्या किया था? क्या करते थे? प्योरिफिकेशन करते थे। क्या है प्योरिफिकेशन? जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसको रिमूव करना।
इलेक्ट्रोलाइट ज़रूरी है कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी के लिए, पर अगर इलेक्ट्रोलाइट ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में है, एक्सेस है, तो वही इलेक्ट्रोलाइट कोलॉइड्स को कोएगुलेट कर देते हैं। तो उसको प्योरीफाई करना है। कैसे प्योरीफाई करते थे? अलग अलग मेथड थे, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या करते थे उसमें? हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करते थे। तो अगर हम ये डायलिसिस को कंटिन्यू करते रहते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमूव हो जाने के बाद भी अगर हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी निकल जाएगा। जो रिक्वायर्ड अमाउंट है स्टेबिलिटी के लिए, ये अमाउंट भी निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली जो चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा और इस तरीके से भी कोएगुलेशन हो जाएगा। जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसका काम क्या था? वो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस थे वो कोलॉइड्स के पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते थे, या तो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। अगर पॉजिटिव आयन एडजॉर्ब होगा तो पॉजिटिव कोलॉइड बनाता है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन एडजॉर्ब होता था तो नेगेटिव कोलॉइड बनाता था। तो अगर डायलिसिस को हम कंटिन्यू करते रहते हैं तो ये आयंस भी रिमूव हो जाएंगे। आयंस के रिमूव होने से कोलॉइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो, और अल्टीमेटली वो प्रेसिपिटेट होके सेटल हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड जो है, फिफ्थ मेथड, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट तो कोलॉइड सॉल्यूशन बनाने के वक्त हम यूज़ करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के वक्त ही हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, पर कोएगुलेशन के लिए भी हमको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। एक्चुअली यही रीज़न की वजह से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्योरीफिकेशन करते हैं, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन को डिस्टेबलाइज कर देता है, मतलब कि कोएगुलेट कर देता है। तो जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो साथ ही में उसका प्योरीफिकेशन भी करना पड़ता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका प्योरीफिकेशन करना पड़ता है ताकि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो बनाया है उसका कोएगुलेशन ना हो जाए। तो अगर हमको कोएगुलेशन ही करना है, कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन करना है, तो हम उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होगा? कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स है जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई चार्ज एस्टेब्लिश हो चुका है, आयंस को एड्जॉर्ब करके वो चार्ज हो चुका है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस है, ओपोजिटली चार्ज आयन है, उसके साथ वो इंटरैक्ट करेगा। ये करने से वो कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और एक बार न्यूट्रलाइज हो गए तो वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे और फिर वो कोएगुलेट्स हो जाएंगे। तो ये जो आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस है जिसकी वजह से कोएगुलेशन होता है, उसको कोएगुलेटिंग आयंस कहते हैं। उसको कोएगुलेटिंग आयंस कहते हैं। कोएगुलेटिंग आयंस मतलब ये वो आयंस है जिसकी वजह से कोएगुलेशन होता है, इसको कहते हैं कोएगुलेटिंग आयंस। सपोज के कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको कोएगुलेट करने के लिए हमको नेगेटिव आयंस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको कोएगुलेट करने के लिए हमको पॉजिटिवली चार्ज आयंस चाहिए। स्टूडेंट्स, अब आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये प्रोसेस के लिए एक रूल दिया है जिसको कहते हैं हार्डी-सूल्स रूल। कई बार एग्ज़ाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन आ चुके हैं। ये रूल का नाम है हार्डी-सूल्स रूल। तो ये रूल कहता क्या है? द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लक्चुएटिंग आयन एडेड, फ्लक्चुएटिंग आयन मतलब कोएगुलेटिंग आयन, the greater the valency of the fluctuating ion added, the greater is its power to cause precipitation। मतलब क्या इसका? स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है तो किस टाइप के आयन उसको कोएगुलेट करेगा? पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन कोएगुलेट करेगा ना। अगर हमारा
कोलॉइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है तो उसको पॉजिटिव आयन कोएगुलेट करेगा। अब मान लो हमारे पास अलग अलग पॉजिटिवली चार्ज आयन है। मान लो हमारे पास है Al3+, हमारे पास है Ba2+, और हमारे पास है Na+, मतलब कि एल्यूमिनियम आयन, बेरियम आयन और सोडियम आयन। अगर हम ये तीनों आयन्स को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कोएगुलेटिंग आयन यहाँ पे है Al3+, सबसे ज़्यादा पावरफुल। सेकंड नंबर पे आएगा Ba2+, और थर्ड नंबर पे आएगा Na+। ये कब होगा? जब हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा Al3+। क्यों ऐसा? ये रूल के हिसाब से देखो, ये रूल क्या कहता है, द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लक्चुएटिंग आयन एडेड द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसका कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैलेंसी किसकी है? एल्यूमिनियम की। कितनी है? 3+। इसको वैलेंसी कहो या ऑक्सीडेशन स्टेट कहो, टेक्स्ट बुक में वैलेंसी वर्ड यूज़ किया गया है। तो सबसे ज़्यादा वैलेंसी यहाँ पे है एल्यूमिनियम की, फिर है बेरियम की, और फिर है सोडियम की। तो जितनी ज़्यादा वैलेंसी उतना पावरफुल वो कोएगुलेटिंग आयन होगा। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आयन्स ही दिए हो, एग्जाम में कंपाउंड भी दिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल यही केस में मान लो हमारे पास है AlCl3, BaCl2 और NaCl। ये फॉर्मूलाज दी है, AlCl3, BaCl2 और NaCl। और एग्जाम में ये पूछेंगे कि अगर कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है तो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेशन के लिए सबसे इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? तो हमको चूज करना है AlCl3, क्योंकि जो आयन रिस्पॉन्सिबल होगा ये केस में वो होगा Al3+। AlCl3 में से कौन सा आयन कोएगुलेट करेगा? Al3+। अगर हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है तो ये याद रखना, अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है तो AlCl3 अगर हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं तो फ्लक्चुएटिंग आयन या कोएगुलेटिंग आयन कौन होगा? Al3+ होगा, Cl- नहीं होगा, क्योंकि Cl- वो नेगेटिव है। नेगेटिव को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? याद रखो ये चीज। अगर हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन नेगेटिव है तो कोएगुलेटिंग आयन पॉजिटिव होना चाहिए। और अच्छा, मान लो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कोएगुलेट कौन करेगा? नेगेटिव आयन। तो मान लो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। मान लो हमारे पास है FeCN6-4-, PO4-3- मतलब के फॉस्फेट आयन, SO4-2- मतलब के सल्फेट आयन, और Cl- क्लोराइड आयन। तो सबसे पावरफुल कोएगुलेटिंग आयन कौन होगा ये केस में? अगर हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो सबसे पावरफुल कोएगुलेटिंग आयन कौन होगा? ऑब्वियसली जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी। तो सबसे पावरफुल कोएगुलेटिंग आयन कौन होगा? FeCN6-4-। नेक्स्ट कौन होगा? PO4-3- फॉस्फेट आयन। उसके बाद कौन होगा? सल्फेट आयन। और लास्ट में आएगा क्लोराइड आयन। ये कब होगा? जब हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होगा तब। और ज़रूरी नहीं है कि कोलॉइड के ऊपर क्या चार्ज है ये एग्जाम में दिया हुआ हो। कई बार दे देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं। तो इसलिए लास्ट वीडियो में हमने एक टेबल देखा था जिसमें पॉजिटिव सोल्स और नेगेटिव सोल्स के एग्जाम्पल्स देखे थे। तो उस एग्जाम्पल में से अगर कोई क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में दिया हुआ है कि कोलॉइडल सोल पे चार्ज क्या है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से सोल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कौन से सोल्स नेगेटिव चार्ज होता है। फिर हमको डिसाइड करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि है कोएगुलेटिंग वैल्यू। क्या है वो? द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल इन 2 hours इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग वैल्यू। मतलब कि अगर किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करना है तो इलेक्ट्रोलाइट का कितना अमाउंट चाहिए वो है उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू। यहाँ पे कंडीशंस दी है
मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए, वो अमाउंट हम किस टर्म में मेजर करेंगे, तो मिली मोल्स पर लीटर में मेजर करेंगे। प्रेसिपिटेशन कितने टाइम में होना चाहिए, तो 2 आवर्स में पूरा प्रेसिपिटेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो अमाउंट है इसको कहते हैं कोएगुलेटिंग वैल्यू। एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए 2 टर्म को बार बार पूछते रहते हैं। अगर मान लो 4 ऑप्शंस में, एमसीक्यू की अगर हम बात करें, 4 ऑप्शन में 4 इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं और ऐसा पूछा है विच इज़ द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट। पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट कौन है, मोस्ट पावरफुल। तो हमको क्या देखना है, जो कोएगुलेटिंग आयन है उसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा है वो मोस्ट पावरफुल है। कोएगुलेटिंग पावर किसका ज़्यादा है, तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है उसका कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा है। पर ऐसा पूछे कि कोएगुलेटिंग वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो जो लीस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट है, लीस्ट पावरफुल कोएगुलेटिंग आयन जिसमें है उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या डिफाइन करता है, कितना अमाउंट। तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का पावर काफ़ी कम है, कोएगुलेटिंग पावर काफ़ी कम है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, मतलब कि उसका कोएगुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा होगा। कोएगुलेटिंग वैल्यू कुछ नहीं है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका अमाउंट हमको ज़्यादा चाहिए। और अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी पावरफुल है तो ऑब्वियसली उसका कम अमाउंट चाहिए, तो उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होगी। तो याद रखना, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा है तो उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होगी, और अगर इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेटिंग पावर कम है तो उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा होगी। एमसीक्यू के लिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, पर स्टूडेंट्स ये दोनों वर्ड को समझ नहीं पाते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये मेथड्स थे लायोफोबिक कोलॉइड्स को कोएगुलेट करने के लिए। लायोफोबिक कोलॉइड्स को कोएगुलेट करने के ये मेथड्स थे। अब हम देखते हैं लायोफिलिक सोल्स को कैसे कोएगुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखो, लायोफोबिक कोलॉइड्स के केस में उसकी स्टेबिलिटी का सिर्फ एक रीज़न था। क्या था वो रीज़न, प्रेजेंस ऑफ चार्ज। जबकि लायोफिलिक सोल्स के केस में उसकी स्टेबिलिटी के लिए 2 रीज़न है। देयर आर 2 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल्स। दिस फैक्टर्स आर नंबर 1 चार्ज, नंबर 2 सॉल्वेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। स्टूडेंट चार्ज तो एक कॉमन फैक्टर है, चाहे वो लायोफिलिक हो या लायोफोबिक हो, पर यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर है, दैट इज सॉल्वेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। मतलब क्या, सॉल्वेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स मतलब क्या। स्टूडेंट्स हमने देखा था कि लायोफिलिक सोल्स के केस में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। यही है सॉल्वेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो अगर हम ये इंटरैक्शन को कम कर दे और चार्ज को रिमूव कर दे तो लायोफिलिक सोल्स का भी कोएगुलेशन हम कर सकते हैं। When these 2 factors are removed, a lyophilic soul can be coagulated. कैसे करेंगे, दिस इज डन, 2 मेथड है। पहला बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड बाय एडिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। तो हमको 2 फैक्टर्स को ओवरकम करना है, पहला है चार्ज और दूसरा है सॉल्वेशन। सो ऑब्वियसली चार्ज को कैसे रिमूव करेंगे, जैसे हमने लायोफोबिक सोल्स के केस में देखा, बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारा 5th पॉइंट था, बाय एडिंग एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है बाय एडिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। तो ये करने से क्या होगा, सॉल्वेंट ऐड करने से क्या होगा कि जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। मान लो हम कोलॉइडल सोल में अल्कोहल या एसीटोन ऐड करते हैं, तो जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल है उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब कि उसका जो सॉल्वेंट है, डिस्पर्जन मीडियम है, उसके साथ उसका इंटरेक्शन कम हो जाएगा। अब ये केस में अगर हम थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दे तो इट विल रिजल्ट इन कोएगुलेशन। तो इस तरह से हम लायोफिलिक सोल का कोएगुलेशन कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पे हमको 2 फैक्टर्स को ओवरकम करना है। सो दैट्स वाई लायोफिलिक सोल्स के कोएगुलेशन से लायोफिलिक सोल का कोएगुलेशन डिफ़िकल्ट है।
स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। ये कोएगुलेशन का ओपोजिट हुआ, मतलब कि कोएगुलेशन होने से कैसे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को बचा सकते हैं, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सब जानते हो लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लायोफिलिक कोलॉइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड। एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड का मतलब क्या हुआ, मतलब कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का होना। लायोफिलिक कोलॉइड्स के केस में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, इसको कहते हैं एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड। ये रीजन की वजह से लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स। Lyophilic colloids have a unique property of protecting lyophobic colloids। मतलब कि लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होता है वो लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कोएगुलेट होने से बचा सकता है। कैसे? When a lyophilic soul is added to the lyophobic soles, the lyophilic particles forms a layer around lyophobic particles and thus protect the latter from electrolytes। मतलब कि जब हम लायोफिलिक सोल्स को लायोफोबिक सोल्स में जब ऐड करते हैं तो लायोफिलिक सोल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, लायोफिलिक सोल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लायोफोबिक सोल्स के जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, उसको कवर कर देते हैं और इस तरह से वो इलेक्ट्रोलाइट से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड यूज फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। और ये जो सोल्स हमने यूज़ किए, लायोफिलिक सोल्स को यूज़ किया ये पर्पस के लिए। कौन से पर्पस के लिए? लायोफोबिक सोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। वो लायोफिलिक सोल्स को हम कहेंगे प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। तो आपको ये छोटा सा पैराग्राफ एज इट इज़, यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पे जितना दिखाई दे रहा है बस आपको ये लिख लेना है। 2 या 3 मार्क का कई बार पूछ लेते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो हमने आज कंप्लीट की। कोलॉइडल सॉल्यूशंस की जितनी भी प्रॉपर्टी है टोटल हमने 3 वीडियोस में हमने कंप्लीट की है। ये तीनों वीडियो देख लेना तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना ये सारी चीज़ को। थैंक यू वेरी मच।